How something is created from nothing? Well, is it possible? See, physics have all the answers of this type of questions. So in this lecture, I will make you familiar with a very important phenomena in physics, that is the pair production and pair annihilation. So stay throughout this lecture. हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका आदित्य वर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस पे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी मॉडर्न फिजिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये डिस्कस करा था कि कैसे रेडिएशन जो है मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, और कई सारे फिनोमिनास मैंने डिस्कस करे लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ये एक और फिनोमिना है जब रेडिएशन जो है मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, बट इसके लिए कंडीशंस ये है कि जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मीन्स जो फोटोन की एनर्जी है अगर वो बहुत ज्यादा है और उसको जब स्ट्राइक कराया जाता है किसी मैटर पे या मटेरियल पार्टिकल पे, तो ये फिनोमिना देखने को मिलता है। अब इस फिनोमिना में क्या होता है आओ देखते हैं। लेट्स सपोज देयर इज अ फोटोन हियर, और जब ये एक न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है, लेट्स सपोज इसकी एनर्जी जो है एच न्यू है, और ये जब न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है तो होता क्या है कि यहाँ से दो पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड वन इज पोजिस्ट्रॉन। सी दिस फोटोन, दिस इज अ फोटोन, और फोटोन के पास अपना कोई रेस्ट मास नहीं होता है, इट इज कम्प्लीटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पेयर प्रोडक्शन में हम जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कन्वर्जन देखते हैं किसमें, मटेरियल पार्टिकल में। जब एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या एक फोटोन जो है किसी न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करता है तो हमें एक इलेक्ट्रॉन और एक पोजिट्रॉन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस फोटोन के पास अपना कोई रेस्ट मास नहीं है, इट इज टोटली एनर्जी, और यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक पार्टिकल। तो हुआ नहीं, समथिंग इज क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग, है ना। अब ये फिनोमिना तभी वैलिड है जब ये कुछ कंजर्वेशन लॉस को फॉलो करेगा। कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ? पहला चार्ज का कंजर्वेशन, दूसरा एनर्जी का कंजर्वेशन, एंड तीसरा मोमेंटम का कंजर्वेशन। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं पोजिस्ट्रॉन। अब ये होता क्या है, दिस पोजिस्ट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एंटी पार्टिकल क्या होता है? एंटी पार्टिकल बेसिकली उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो हूबहू उस इलेक्ट्रॉन की ही प्रॉपर्टी होती है, बस ये होता है कि चार्ज अपोजिट हो जाता है। ये पोजिस्ट्रॉन जो है इसका मास सेम होगा इलेक्ट्रॉन के मास का, इस पे इसका जो चार्ज होगा, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन जो इस पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है इस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। ठीक है। तो ये इस प्रोसेस के थ्रू ये फॉर्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं ये क्या कंजर्वेशन हो रहा है यहाँ पे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें पता लगेगी कि इसका क्या रोल होता है न्यूक्लियस का। अगर क्या मटेरियल पार्टिकल नहीं रहेगा तो क्या ये पॉसिबल है, ये फिनोमिना? एक न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो सिंपली क्या एक फोटोन से ये फॉर्मेशन पॉसिबल है, ये भी जानेंगे। ठीक है। चलो देखो, चार्ज का देखते हैं। इस फोटोन पे कोई चार्ज नहीं है, तो इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के बराबर होना चाहिए, तो इनिशियली तो कोई चार्ज है ही नहीं, और फाइनल में देखो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव। ओवरऑल चार्ज जीरो, इनिशियल भी जीरो, फाइनल भी जीरो। वैलिड है। चलो ये वैलिड है। एनर्जी का देखते हैं, इसकी एनर्जी कितनी है? एच न्यू। तो एच न्यू, अच्छा एक बात बताओ, जब इनिशियल एनर्जी एच न्यू है, ये फोटोन है और ये न्यूक्लियस है, बिफोर द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट से पहले यही दो चीज है ना, फोटोन और न्यूक्लियस, इसका मैंने एनर्जी लिख लिया। अच्छा ये बताओ, न्यूक्लियस जो है ऑलमोस्ट मैसिव होता है इन कंपैरिजन टू दिस फोटोन, और इसकी काइनेटिक एनर्जी काफी कम होती है, इसलिए हम इसकी एनर्जी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एच न्यू एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए? इन दोनों के एनर्जी के बराबर। अच्छा यहाँ पे जो जो इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन निकल रहा है इसके पास रिलेटिविस्टिक एनर्जी होगी। ठीक है। रिलेटिविस्टिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? रेस्ट मास एनर्जी, इसकी रेस्ट मास एनर्जी प्लस सम काइनेटिक एनर्जी, है ना, ऐसे करके लिखते हैं। तो देखो एच न्यू इज इक्वल टू वॉट, इसका मैं लिख रहा हूँ, इसका मान लो रेस्ट मास है एम नॉट, इसका भी एम नॉट ही होगा, तो एम नॉट सी स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो के नेगेटिव, प्लस इसका भी रेस्ट मास कितना है? एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। ठीक है, ये एच न्यू एनर्जी हो गया। अब एक चीज ध्यान देना, इस न्यूक्लियस का यूज क्या है यहाँ पे? ये न्यूक्लियस जो है ना, ये एक्स्ट्रा मोमेंटम कंजर्व करता है रिक्वाइल होके। मतलब
ये दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस तरीके से निकले बाहर की तरफ, तो ये न्यूक्लियस जो है एक्स्ट्रा मोमेंटम कंजर्व करने के लिए खुद रिक्वायर्ड होता है पीछे की तरफ, इसलिए न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। बिना न्यूक्लियस के पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए पेयर प्रोडक्शन जो है एम्प्टी स्पेस में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं उसका भी प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज समझो, किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की एनर्जी लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, उसका रेस्ट मास एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो जी, तो ये एच न्यू किसके बराबर होगा, एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर, टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी निगेटिव प्लस काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। हम ये देख सकते हैं ना कि इस फोटोन की एनर्जी, मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए कि ये पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल हो सके, है ना, हैपन हो सके। तो एक बात बताओ, सपोज करो कि जो यहाँ से पार्टिकल का फॉर्मेशन हो रहा है उनकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं, बस फॉर्म होके वहीं पर रुके हुए हैं, तो ये जीरो हो गया ये टर्म। अच्छा, एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, और वही होगा पोजिट्रॉन की भी, तो ये जो वैल्यू होती है करीब होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो टू एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये है कि फोटोन की एनर्जी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल है। इससे कम होगा तो या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या कॉम्पटन इफेक्ट होगा, ठीक है। तो पेयर प्रोडक्शन हैपन होने के लिए मिनिमम एनर्जी इतनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट रेस्ट मास एनर्जी जितनी तो एनर्जी हो फोटोन के पास, तभी तो इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फॉर्म कर पाएगा। उससे कम रहेगा तो फॉर्म ही नहीं हो पाएगा ना, पहले इस पार्टिकल का एग्जिस्टेंस तो हो जाए, और एग्जिस्टेंस होने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए वो तो होनी चाहिए कम से कम फोटोन के पास। तो फोटोन के पास मिनिमम जो है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है फोटोन के पास, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी और वो किस रीजन में फॉल करेगा, ठीक है। चलो, एक चीज तो ये समझ आ गई ना, इसको हटा दो। चलो, अगर एनर्जी जो है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एनर्जी किसके बराबर है, एच न्यू, और न्यू को सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच सी अपॉन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी जो वैल्यू तुम फाइंड आउट करोगे, एच की वैल्यू रख लेना, सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू कन्वर्ट कर लेना जूल में, बाई मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, चलो 6.626 इंटू 10⁻−34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.02 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। तो इसकी वैल्यू करीब आती है 1.12 पिकोमीटर। पिकोमीटर काफी कम वेवलेंथ होता है। कम वेवलेंथ के क्या मतलब है, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और इस वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो किस में फॉल होता है, गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन, अरे लाइट में अलग अलग रीजन्स होते हैं ना, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरे, तो ये वाली वेवलेंथ जो है किसमें फॉल होता है, गामा रेडिएशन। मीन्स इस फिनोमिना को ऑकर करने के लिए हमें गामा रेडिएशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनकी ही एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और वो प्रूफ पता लग गया यहाँ से, ठीक है। चलो, अब मोमेंटम कंजर्वेशन का एक चीज देखना। मोमेंटम कंजर्वेशन में हमें एक चीज देखने को मिलता है, वो ये है कि मोमेंटम कंजर्वेशन पॉसिबल तभी है जब न्यूक्लियस होगा, बिना न्यूक्लियस के मोमेंटम कंजर्वेशन पॉसिबल नहीं है। कैसे, देखो, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फोटोन है और कोई न्यूक्लियस नहीं है, एम्प्टी स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, तो देखते हैं क्या इससे इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन फॉर्म हो पाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुआ और यहाँ से एक पोजिट्रॉन फॉर्म हुआ, और दोनों जो है सेम एंगल पे होंगे, क्योंकि दोनों का मास सेम होगा, दोनों सेम मास पे स्कैटर्ड हो रहे हैं। अच्छा, इसकी एनर्जी है एच न्यू, ठीक है, ये फोटोन है। अच्छा, एक और चीज देखो, ये इलेक्ट्रॉन और ये पोजिट्रॉन जो है रिलेटिविस्टिक एनर्जी इनके पास है, और रिलेटिविस्टिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं, ध्यान रखना। अगर इसका रेस्ट मास जो है एम नॉट है और इसका भी रेस्ट मास एम नॉट है, तो कैसे लिखोगे, गामा एम नॉट सी स्क्वायर। और यही वैल्यू किसके बराबर होती है, अभी जो मैंने लास्ट लिखा था, इसको या तो रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखो, इसको ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, क्योंकि गामा की वैल्यू क्या होती है, 1/√1 - v² / c², और ये v क्या है, इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो ये होगा,
एनर्जी को ऐसे लिखते हैं, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर एनर्जी का कंजर्वेशन देखें तो एनर्जी कंजर्वेशन कितना होगा, एच न्यू इज इक्वल टू वॉट, इसकी एनर्जी कितनी होगी, गामा एम नॉट सी स्क्वायर, इसकी भी गामा एम नॉट सी स्क्वायर, तो 2 गामा एम नॉट सी स्क्वायर होगा। ये पहला इक्वेशन हो गया सपोज करो। अब थोड़ा सा मोमेंटम कंजर्वेशन देखते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन, देखो जी, इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है इसका, लेट सपोज p, और p इक्वल टू कितना होता है, e बाई सी या h न्यू बाई सी, यही मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। इस फोटोन का, ये किसका है, ये फोटोन का, फोटोन का मोमेंटम तो यही होगा, p इक्वल टू e बाई सी h न्यू बाई सी, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, अगर मैं अलोंग x एक्सिस की बात करूं, मतलब x एक्सिस के डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, तो h न्यू बाई सी किसके बराबर होनी चाहिए, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, थीटा है, मान लो इसका मोमेंटम है स्मॉल p, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 2p cos थीटा, होगा कि नहीं होगा ये बताओ, चलो, एच न्यू इज इक्वल टू 2pc cos थीटा। अच्छा, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मोमेंटम कितना होता है ये बता दो हमें, तो यहाँ पे मोमेंटम कितना होगा, नॉर्मली नॉन रिलेटिविस्टिक का मोमेंटम कितना होता है, mv, तो रिलेटिविस्टिक का कितना होगा, गामा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गामा एम नॉट वी, ये पी की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। चलो जी, एच न्यू इज इक्वल टू 2 गामा एम नॉट वी सी कॉस थीटा, वेरी गुड। चलो, सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा एच न्यू 2 गामा एम नॉट सी स्क्वायर वी बाई सी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने लायक है, 2 गामा एम नॉट सी स्क्वायर, अच्छा ये बताओ v बाई सी की वैल्यू यहाँ पे मैं लिखता हूँ, v बाई सी इज ऑलवेज लेस देन 1, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, और ये पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा लाइट की स्पीड से कम होगी, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होने वाली है। ये कैसे लिखे, अरे भाई देखो, v इज ऑलवेज लेस देन c, c को नीचे लेते आओगे तो v बाई सी इज ऑलवेज लेस देन 1, और cos थीटा की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है, तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी अगर हम ले लें 1 है, तो ये बताओ क्या ये क्वांटिटी एच न्यू, ये क्या लेस देन 2 गामा एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, ये बताओ है कि नहीं है, एच न्यू इज वेरी वेरी लेस देन 2 गामा एम नॉट सी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वी बाई सी 1 से कम है, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, हमें मैक्सिमम से मतलब है ना, तो वो 1 रख दी, और वी बाई सी की वैल्यू 1 से छोटी, तो क्या ये क्वांटिटी छोटी होगी। अब एक चीज देखो, एनर्जी कंजर्वेशन में ये वैल्यू आ रही थी, एनर्जी कंजर्वेशन में एच न्यू इज इक्वल टू इसके बराबर होना चाहिए था, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए तो वैल्यू कम आ रही है, तो क्या ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब ये है, अभी इस प्रोसेस या इस सिनेरियो में हमने क्या कंसिडर किया है, न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो मोमेंटम कम आ रहा है और ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है वो कौन कंज्यूम कर लेता था, न्यूक्लियस कर लेता था, रिक्वायर होकर, इसलिए न्यूक्लियस जरूरी है पेयर प्रोडक्शन होने के लिए, ठीक है। और ये प्रूफ देख ही लिए, न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो ये चीज सही नहीं हो रही, इसका मतलब न्यूक्लियस इज रिक्वायर्ड टू पेयर प्रोडक्शन टू बी ऑकर, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी पेयर प्रोडक्शन से रिलेटेड, काफी इजी है, बस ये ध्यान रखना कि एक फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा ये बताओ, क्या ये चीज प्रूफ नहीं दे रहा है इक्वल टू एमसी स्क्वायर को, क्या इक्वल टू एमसी स्क्वायर को ये चीज प्रूफ नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी जो है मैटर में कन्वर्ट हो सकती है, तो क्या एक एनर्जी जो है मैटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये किसको प्रूफ कर रहा है, एक आइंस्टाइन के एनर्जी मास रिलेशन को, और ये चीज एक और चीज को प्रूफ करता है, दैट इज एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट, जो कि डिरेक के थ्योरी को प्रूफ किया है इसने, ठीक है। एक और प्रोसेस होता है जस्ट इसका उल्टा, इसका नाम होता है पेयर एनहाइलेशन। नेक्स्ट इज पेयर एनहाइलेशन,
एनाइलेशन, पेयर एनाइलेशन में ये होता है, आप देखो एच, यहाँ पे एक फोटोन था, न्यूक्लियस पे गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक पोजिट्रॉन निकला, ठीक है, एच में। तो क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन एक दूसरे के पास पास आते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ये एनिहिलेट कर देते हैं। क्या होता है ना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन एक दूसरे के पास पास आएगा, खूब तेजी इस स्पाइरल मोशन करेंगे और एक दूसरे को एनिहिलेट करके क्या करेंगे, दो गामा रे प्रोड्यूस करेंगे, एक गामा इधर जाएगा, एक गामा इधर जाएगा, और ये गामा जो है, दो गामा प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। इस मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक पोजिट्रॉन के साथ जाता है तो दो गामा रेस का फॉर्मेशन होता है, और इसी को कहते हैं एनहाइलेशन ऑफ मैटर। देखो मैटर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके क्या बन गया, एनर्जी। तो फिर से ये इक्वल टर्म से स्क्वायर को प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी दो गामा प्रोड्यूस हो जाता है, एक इधर और एक इधर, जो कि मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेते हैं, इसलिए इसमें न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसी को एनहाइलेशन ऑफ या पेयर एनहाइलेशन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैटर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके क्या बन गया, एनर्जी, ठीक है। तो यही था पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनहाइलेशन। सो आई होप आप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।